गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे ही होंगे। सब लोग घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। बच्चों, मैं एक बार फिर आयुष पुरोहित पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुडगांव से, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दादी माँ। क्या नाम है? दादी माँ। तो बच्चों, इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो लेखक है उनकी दादी माँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आओ शुरुआत करते हैं इस पाठ की, जिसका शीर्षक है दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमाना सा हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये मेरी कमजोरी ही है कि मैंने तो वैसे तो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं, पर जब कोई भी नई परेशानी मेरे जीवन में आती है तो हमेशा नहीं, प्रायः का मतलब क्या होता है? कभी कभी। पर कभी कभी मेरा मन क्या होता है? विचलित हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टी की सूचना देते हैं, पर पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बेबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक बता रहे हैं कि वैसे तो उनके शुभ चिंतक उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो छुट्टियां आने वाली होती हैं उसके बारे में बताते हैं कि अब ये छुट्टी आने वाली है, पर जब पीठ पीछे उनसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत कमज़ोर है और ज़रा सी बात पे घबरा जाता है। लेखक कहते हैं कि मैं अब उन बातों को नहीं सोचूंगा और अपने को उन सब बातों से दूर रखूंगा। पर फिर भी जैसे शरद ऋतु, यानी कि क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, आपका कहते हैं विंटर में, शीत में, है ना। शीत में क्या होता है, यानी कि जाड़े के मौसम में जैसे सूरज की किरणें कैसी हो जाती हैं, उन सूरज की जो किरणों का जो ताप है वो हल्का हो जाता है, वैसे ही लेखक के सामने किसी की धुंधली छाया आती है। किसकी छाया? लेखक की दादी माँ की। ठीक है, दादी माँ का एक चित्र नीचे हमें इमेज में दिख रहा है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव में के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सावन से बहकर आए हुए मेथा और साई की अधगली घासें, घेऊ, बनप्याज की जड़ें, नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि क्या हो गया है? क्वार के दिन आ गए। बच्चों, क्वार क्या होता है आपका? क्वार होता है कि बरसात के बाद के जो महीने होते हैं उसे क्वार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा समय आ गया है तो उसमें क्या होता है? चारों तरफ पानी पानी भरा रहता है, और उस पानी में वो कैसा पानी होता है? हल्का मटमैला पानी होता है, और बच्चे उस पानी में खूब नहाते हैं, है ना। तो उसी पानी में बहुत सारी जड़ें होती हैं, बहुत सारे प्याज होते हैं, और ये सब सड़ करके क्या होती है? एक अलग सी गंध छोड़ रही होती है। बरसात के बाद क्या होता है बच्चों? बरसात के बाद के मौसमों में सड़क रास्तों में कीचड़ सूख जाता है धूप की वजह से, और लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगन में चिड़ा गुड़ ना मिले तो चिंता दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं क्या होता है, उस जो झाग भरे जो जलाशय हैं उसमें लड़के क्या कर रहे हैं? बहुत ज़ोर से कूद रहे हैं।
तो लेखक कह रहे हैं हर मौसम की क्या होती हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे बच्चों आषाढ़ के मौसम में क्या मिलता है, आम मिलता है ना, जामुन मिलता है, ठीक है। अगौन में क्या मिलता है, चिड़ा और गुड़ मिलता है। बच्चों ये सब हिंदी के जो मौसम हैं उनके नाम हैं, ठीक है। और चैत के दिनों में क्या होता है, लाई के साथ गुड़ पट्टी। पर उस लेखक को ये सब ना चीज़ें ना मिले तो उसे क्या होता है, अफसोस नहीं होता है। पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण भरे झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर गुड़क रहा था, 1-2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की सी बीमारी, ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती थी। थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। तो जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्हें इस झाग भरे जल में 1-2 बार ही कूदने को, 1-2 दिन ही कूदने को मिला था। उसके बाद वो नहाने के बाद क्या हो गए, बीमार हो गए। और लेखक बताते हैं ऐसी हल्की बीमारी क्या होती है, लेखक को अच्छी लगती है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, लेखक को थोड़ा सा सिर दर्द होता है और क्या होता है, खाने के लिए नींबू और साबू दिया जाता है। लेकिन इस बार कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो ज्वर है अगर वो जब चढ़ा उनको तो सीधे कब उतरा, रात 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया हुआ था, दादी आई, शायद नहाकर आई थी उस झाग वाले जल में। पतले दुबने स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिर पर टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उनने सिर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। तो जो लेखक हैं वो क्या वर्णन करते हैं, अपनी दादी माँ का वर्णन कर रहे हैं कि वो कहाँ से जल में नहा के आई थी, उस झाग वाले जल में। और वो कैसी थी, काफ़ी दुबली पतली थी और उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो जब जैसे ही उनकी दादी माँ आई, उन्होंने क्या लगाई, लेखक के सिर में, और लेखक के सिर में विभूति लगाई और मुंह में विभूति डाली, ठीक है। कभी पंखा जलाती, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर पर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में दाल, मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी। तो जो दादी माँ थी, बच्चों कभी लेखक के क्या करती थी, लिए पंखा चलाती थी हाथ से, कभी क्या करती थी, उनके गर्म हाथ पैरों में कपड़े से सहलाती थी, यानी कि उन पर ठंडे पानी से उनको क्या करती थी, शरीर को साफ करती थी, ठंडे पानी को कपड़े में भिगा करके। और क्या करती थी, सिर पे दालचीनी का लेप करती थी और बार बार छू करके बुखार का अनुमान करती थी कि बुखार कम हुआ है कि नहीं, ठीक है। और हांडी में पानी आया है नहीं, उसमें पीपल का छाल डालकर, यानी कि पीपल की छाल डालकर उसे छौंका है कि नहीं। इस तरीके के कई सवालों पूछकर दादी माँ घर वालों को परेशान कर देती थी, क्योंकि उन्हें बच्चों की बहुत फिक्र थी, अपने नाती की बहुत फिक्र थी। दादी माँ को गवाई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो जो दादी माँ थी उन्हें गांव की 50 दवाओं के नाम याद थे। गवाई मतलब गांव की, गांव की 50 दवाइयों के नाम याद थे।
गांव में कोई बीमार हो जाता तो दादी क्या करती थी, उसके हाथ छूती थी, माथा छूती थी, पेट छूती थी और क्या करती थी, उसके बारे में बताती थी कि उसको कौन सी बीमारी है। अपने अनुमान के आधार पर दादी माँ उसको क्या बता देती थी कि ये बीमारी है और इसका इलाज इस तरीके से किया जाएगा। महामारी और विसूचिका के दिनों में जब महामारी या हैजा गांव में फैल जाता था तो दादी क्या करती थी, सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफत नहीं बदलते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, महस महाराज अपने मन से खिचड़िया साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देखते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी तितई के डर से बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को भुलाने का जी नहीं होता। तो जो लेखक हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि जब क्या होता था, महामारी आती थी तो उनकी दादी माँ रोज़ सुबह स्नान करती थी, गुड़ मिश्रित और गुग्गल के धूप करती थी। साफ सफाई तो कोई अब उनकी दादी से सीख ले। वो क्या करती थी, बहुत साफ सफाई रखती थी। अगर क्या होता, दवा में देर होती या चादर नहीं बदलती बीमार की, तो वो क्या होती थी, गुस्सा हो जाती थी बहुत ज़्यादा। बुखार तो लेखक कह रहे अब उन्हें भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, महस महाराज उन्हें खिचड़ी देते हैं, डॉक्टर क्या देखते हैं, नाड़ी देखते हैं। पर वो जो तीती दवाई यानी कि कड़वी दवाई होती है उसे देख करके उनका बुखार भाग जाता है। लेकिन अब उन्हें ऐसे बुखार को भुलाने का मन नहीं करता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती थी, जैसे सारा घर उन्होंने सिर पे उठा लिया हो। पड़ोसने बुलाने आती, पर बहुत बुलाने पर दादी माँ कहती, बहन बुरा न मानना, कार भोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को तो यों सभी जानते थे दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। तो लेखक कह रहे हैं जो उनकी किशन भैया थे उनकी जो शादी थी काफ़ी ठीक ठाक हुई थी। दादी माँ उस समय क्या थी, काफ़ी उत्साहित थी और उन्होंने सारा घर सिर पे उठा लिया था। घर सिर पे उठा लिया का मतलब था बच्चों कि सारा काम खुद ही कर रही थी। पर जब उन्हें कोई बुलाने आता तो बहुत बुलाने के बाद वो आती थी। ठीक है, तो दादी माँ कह रही है कार पूजन मतलब शादी वाला घर है, अगर एक काम अपने घर से ना करूँ तो नहीं होगा। पर सब जानते थे दादी माँ कुछ करती नहीं क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, वो कोई काम नहीं कर सकती थी। पर वो क्या करती थी, बताती थी और हर काम में अपनी उपस्थिति चाहती थी कि काम को किस तरीके से किया जाए। उन्हीं दिनों की बात है, दिन दोपहर को मैं बाहर घर लौटा तो बाहर निकसार में दादी किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने का समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ी फिर किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब तेरी खातिर क्या दूसरी फसल कटेगी। तो जो दादी है, लेखक की जो दादी है, वो क्या हो रही है, किसी को डांट रही थी। जब लेखक बाहर से आए तो वो कौन थी, रामी की चाची थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पैसे दे दे धन्नो, आज ब्याज के साथ दे दे। जब तू पैसे मांगने आई थी तो कैसे आई थी, तो बता रहे। तो कह रही है रामी की चाची ने कहा कि फसल में दे दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। दादी हट अभी नहा कर आई हूँ। दादी पीछे हट गई।
जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी कहती है, चल चल, चला है समझाने। और दादी उससे कहती है कि हट जा, मैं अभी नहा के आई हूँ, मुझे परेशान मत कर। तो दादी उससे वो कहती, तब लेखक कहते हैं दादी वो दे देगी, बेचारी गरीब है। तो दादी उसे डांटती है, कहती है चल चल, मुझे समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रात रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर पूछा। उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सब रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 का नोट देकर बोली, देख धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपये के लिए जग हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो जो लेखक हैं वो 2-4 दिन के बाद जब उनकी धन्नो चाची को देखते हैं तो वो धन्नो चाची क्या होती है, दादी को आशीर्वाद दे रही होती है। तो जो लेखक उनसे पूछते हैं क्या हुआ धन्नो चाची, बहुत आश्चर्य में। तो लेखक वो कहती हैं कि क्या हुआ, भला हो गया बेटा, मेरा तो उद्धार हो गया, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उनने क्या किया, पहला सारा पैसा छोड़ दिया और कुछ और रुपये दिए और बोली कि क्या हो, 10-5 रुपये के लिए जग की हंसाई ना हो। उस रोज़ तो डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि क्या उस दिन तो बहुत डांट रही थी। तो रामी चाची कहती हैं कि वह तो उनका काम है, रुपये देकर डांटे बिना तो क्या लाभ। तो लेखक इसमें इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो जो लेखक हैं उन्हें वो क्या हुआ, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ उनके दादी के इस स्वभाव पर, है ना, कि क्या हुआ कि लेखक को लगा कि उनकी दादी कितनी उदार है। 2 दिन पहले तो ऐसा हो कर डांट रही थी और अब उन्हें पुराना पैसा भी छोड़कर और पैसे दे दिए ताकि लड़की का विवाह आसानी से हो जाए, शांति से हो जाए। किशन के विवाह के दिन की बात है। 4-5 रोज पहले औरतें रात भर गीत गाती, विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक कथा का ही हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी औरतें पाठ करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालन में सो रहा था, वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो जो उनका ममेरा भाई था वो भी क्या हो रहा था, सो रहा था, वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। दादी कह रही हैं कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्राह्मण के मन में एक सा होता है। पास में मुझे भी एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी ना रुकी और भांडाफोड़ हो गया। तो जो भाभी थी वो हंस दी और जैसे ही भाभी हंसी तो क्या हुआ, उनका भांडा फोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भी भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा, दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार के अपराध हो जाने पर हम दादी की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। तो लेखक हैं उनसे गलती हुई थी, इसलिए क्या हुआ, वे दादी के पास आके खड़े हो गए ताकि दादी उन्हें बचा ले। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी एक बात आज भी वैसी ही मालूम होती है। परिस्थितियों का वत्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते कैसा कैसा नचाता है, दादी खूब जानती थी।
दादी की मृत्यु के बाद से वो बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने जो उन्हें धोखा दिया वह सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरफ बढ़ने वाले, मुंह में बगल में राम पीठ में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति वृत्त की, वह घर की तो थी ही नहीं। तो जो लड़का लेखक है वो बता रहे हैं क्या हुआ। लेखक के दादा उनकी दादी से पहले भगवान को प्यारे हो गए। तो दादी माँ क्या हुई, इससे बहुत विचलित हो गई कि उनके दादा, तो दादी माँ क्या कहती है, उनकी दादा ने उसे धोखा दिया है और उनसे पहले वो क्या चले गए, भगवान के पास चले गए। वो क्या कहते थे, वो कहते थे पहले दादी जाएगी और फिर वो जाएंगे। तो दादी उनसे कहती है कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह पे तो कुछ और बोलते हैं और बगल में कोई और बात। तो जो लेखक के पिता ने लेखक के दादा के श्राद्ध में जो संपत्ति व्यर्थ की, दादी ने उसे मना किया था कि ऐसा ना करें। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा, पाले की शांति शीत हड्डी में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने एक कोने में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कतार आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठे रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या रे, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। मैंने कहा एक बात पूछूं दादी, बताओगी। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। पूछ, क्या है, पूछ। तुम रोती थी। फिर दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना, चल धोती तो बदल ले। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह देखा तो चारपाई पर पिताजी और किचन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। कोई रुपया देता नहीं। कितने के अभी पिछले बाकी हैं। वे कौन रोने रोने से हो गए। रोता क्या है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। यह तेरे दादा ने कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। इससे मैंने पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उनने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच दादी माँ शापृष्ट देवी सी लगने लगी थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंख फैलाए मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने आप से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। शिव प्रसाद सिंह। तो बच्चों, ये जो कहानी अभी आपने पढ़ी, ये शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई आपके मन में सवाल होता है जिसे आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने माँ बाप का कहना मानें। धन्यवाद।